गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो, इसमें इसके नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि यह ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स हैं। अब हम बात करते हैं इस पर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर। देखो, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ाया जाता था, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ाया जाता था। मैंने बताया आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में कि जब ऑरस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया कि अगर किसी भी वायर में कोई करंट फ्लो कराया जाए तो उसके चारों ओर, वायर के चारों ओर एक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो यहाँ से लोगों को ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से एक नई बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कहीं न कहीं आपस में मिले हुए हैं। यह ऑरस्टेड ने किया। अब ऑरस्टेड से ये पता चला कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। अब दूसरी बात आई, फैराडे ने इसी का जस्ट रिवर्स किया। फैराडे ने किया कि देखा कि क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है। तो फैराडे ने अपना लॉ दिया, आप लोगों को मालूम है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वहाँ से ये समझ में आया कि अगर किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा हो तो इसमें एक ईएमएफ और अगर सर्किट क्लोज है तो एक करंट इसमें फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे? इलेक्ट्रॉन तो तभी चलेंगे जब उन पर कोई फोर्स लगे, और इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फोर्स लग सकता है। तो इसका मतलब कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है। इसका मतलब कि वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसको ऐसे लिखते जाएं कि किससे क्या बना, तो वायरिंग या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगली इसमें बात ये उठती है कि करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इलेक्ट्रिक करंट भी बन गया। अब अगली बात आई कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है? ये एक क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन का जवाब दिया था क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से बन सकता है, एक तो करंट से बनता है, और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक कैपेसिटर ले लिया और उस कैपेसिटर को उन्होंने एक एसी से कनेक्ट कर दिया। ध्यान से समझो, आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर हम डीसी दें तो डीसी से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, लेकिन डीसी इधर से उधर फ्लो नहीं होगा। लेकिन एसी देते हैं तो एक फेज डिफरेंस के साथ एसी इधर से उधर फ्लो होने लगता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम एसी दे रहे हैं तो इन वायर्स के चारों ओर यहाँ पर कंपास नीडल से देखा गया, जो मैग्नेटिक नीडल आती है, तो हर जगह हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला। ध्यान से समझना, इस तार में एसी चल रही है तो तार के चारों ओर हर जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, लेकिन इन प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है। बात आती है कि इसके बीच में अगर कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर कंपास रख करके चेक किया गया तो पाया गया कि इसके बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, B.dl इज इक्वल टू μ0I, कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द μ0I, मतलब μ0 टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर तो कोई करंट है नहीं। अगर यहाँ पर कोई करंट नहीं है फिर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इसका मतलब कि यह लॉ यहाँ पर फेल हो गया। तो मैक्सवेल ने इसी रूल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इम्प्रूव किया। इसी रूल को एक्सटेंशन नहीं कहेंगे, इम्प्रूवमेंट कहेंगे। इसी रूल को उन्होंने मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने इसको एक दूसरा रूल बनाया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल करंट आ रहा है, दोनों प्लेट्स पर चार्जेज हैं, इसका मतलब इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और अगर इन दोनों के बीच में, जैसे अगर ये दो प्लेट हैं, दोनों प्लेटों पर चार्ज है, ये वेरिएबल चार्ज होता है, कभी प्लस इस पर रहेगा, फिर कभी इसी पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस। तो इसका मतलब कि इसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही, यह इलेक्ट्रिक फील्ड वायरी भी कर रहा है, क्योंकि इसमें पास होने वाला करंट इस तरह से है, या करंट कभी जीरो है, कभी मैक्सिमम, फिर वायरी होता है, कंटिन्यूसली वायरी हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही है, मतलब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाता है, इसका मतलब अ वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दिस थ्योरी इज गिवन बाय क्लार्क मैक्सवेल। अब देखें, इससे एक चीज़ और भी समझ में आया कि यह जो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी की वजह से करंट इधर से इधर चला गया, इसके बीच में बिना किसी कंडक्टर के रहे। जैसे कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई भी कंडक्टिंग डिवाइस नहीं रखे हुए, कोई भी कंडक्टर नहीं है, फिर भी इधर से उधर करंट फ्लो हो रहा है। और कैसे फ्लो हो रहा है? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ करंट को फ्लो करा रहा है। इसका मतलब कि वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्किंग एज कंडक्टर या इज वर्किंग एज अ करंट। ये वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब कि ये वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसेज द करंट। इसने क्या किया कि यहाँ करंट की जगह ले ली इसने, मतलब इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी करंट को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और कंडक्शन करंट ना हो। जैसे इन तारों में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको तो हम कहेंगे कंडक्शन करंट, लेकिन इन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई भी कंडक्टिंग चीज़ नहीं है जिससे कि ये दोनों प्लेट कंडक्ट हों। इनके बीच में फ्री स्पेस या कोई भी आपने इंसुलेटर रखा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है। कैसे जा रहा है? थ्रू द वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका मतलब कि वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज गुड एज करंट। तो इसका मतलब कि इसने करंट को डिस्प्लेस किया है, इसने करंट की जगह ले ली है, देयरफॉर अ वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इनको एक बार फिर से समराइज करो। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और फिर हमने ये भी पाया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है, क्योंकि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी हमको मिलता है। और जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट का भी काम कर रहा है। तो हमको इनके जो हमारे पास यह रूल है एम्पियर सर्किटल लॉ, इस रूल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर कोई करंट नहीं है, कंडक्टर ही नहीं है, तो करंट कहाँ से लोगे? इसके बीच में तो करंट है नहीं। तो फिर अगर आप यहाँ करंट नहीं लेते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं हो सकता, जबकि हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, कंपास नीडल रखने पर उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ करंट होगा। तो अगर यहाँ करंट जीरो कर दोगे तो फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट कंसिस्टेंट, ये बिल्कुल संगत नहीं है, इसमें थोड़ी विसंगति आ गई। अब इसको सही करना पड़ेगा। इसको कंसिस्टेंट करने के लिए इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया। ये बी डॉट डी एल तो ऐसे ही रहा, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी कर दिया। आई सी प्लस आई डी का क्या मतलब हुआ? आई सी इज कंडक्शन करंट, तो जहाँ पर वायर है उसमें कंडक्शन करंट है, और उस जगह पर आई डी क्या है? जीरो। लेकिन जहाँ पर वायर नहीं है, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन वहाँ कंडक्शन करंट क्या हो गया? जी। तो जहाँ पर आईसी है मतलब कंडक्शन करंट है, कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। लेकिन जहाँ पर भी आईसी है वहाँ पर आईडी इक्वल टू जीरो है। लेकिन जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट करंट है उस जगह पर कोई कंडक्शन करंट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि आईसी अगर है तो उसके साथ आईडी जीरो, और अगर आईडी है तो उसके साथ आईसी की वैल्यू जीरो, मतलब कंडक्शन करंट इज जीरो। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर अब इस एम्पियर सर्किटल लॉ को देखेंगे तो हमारे तारों में तो कंडक्शन करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की कोई बात ही नहीं आई। तो ये फार्मूला सही है, म्यू नॉट आई सी। लेकिन जैसे ही हम कैपेसिटर के प्लेट के बीच में चले गए, वैसे आईसी को हमने खत्म कर दिया। आईसी अब हमारा खत्म हो गया। अब हमको क्या दिख रहा है? अब हमको दिख रहा है आईडी, तो म्यू नॉट आईडी वहाँ पर चलेगा।
और आईडी की वैल्यू क्या है, आईडी की वैल्यू है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की जो रेट है उसी से डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है। थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, मान लो कि एक कंडक्टर हमने लिया, इस कंडक्टर में अब अगर हमने एक वेरिएबल करंट दिया तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी वेरिएबल बनेगा। और अभी आपने ये भी पढ़ लिया कि अगर एक वायरिंग मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो अब जरा समझो कि इस तार में हमने करंट दिया, वो करंट हमने ऐसा दिया जो वायरी हो रहा है, चेंजिंग करंट दिया, तो ये वायरिंग करंट अगर इस तार में जा रहा है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी वेरिएबल बनेगा। और अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमको फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देगा, वो भी वेरिएबल देगा। और इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर अगेन मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस फिर मैग्नेटिक फील्ड से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वायर में वेरिएबल करंट फ्लो होने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल बनते चले जा रहे हैं। वेरिएबल मैग्नेटिक, वेरिएबल इलेक्ट्रिक, वेरिएबल मैग्नेटिक, वेरिएबल इलेक्ट्रिक, ये प्रोड्यूस करते चले जाए और ये एक पैटर्न बन गया, और ये पैटर्न आगे फ्लो होना शुरू होता है। और ये पैटर्न जिस स्पीड से चलता है वह स्पीड जब मेजर की गई तो वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मिली फ्री स्पेस में। तो इसका मतलब यह मान लिया गया कि और तो कोई ऐसी चीज़ हमको मिलती नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे। इसका मतलब कि लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यही स्पीड, यही लाइट की स्पीड आपको एक्सरे में भी मिलता है, यही लाइट की स्पीड आपको गामा रे में भी मिलता है, यही लाइट की स्पीड यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट में भी मिलता है, यही स्पीड ऑफ लाइट आपको जो विजिबल लाइट हम लोग देखते हैं विबग्योर उसमें भी वही है, विजिबल में भी यही इन्फ्रा, मतलब हर जितने भी लाइट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन सब में सब की स्पीड एक ही कॉमन है। सब में ये चीज़ कॉमन हो गई कि सब एक ही स्पीड से चल रहे हैं, और ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चलने का जो पैटर्न का चलने की स्पीड है वो भी वही स्पीड है। इसका मतलब कि ये सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उस फैमिली का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चीज़ डिस्कवर होने के पहले हम लोग एक्सरे अलग पढ़ते थे, गामा रे अलग पढ़ते थे, अल्ट्रावायलेट अलग, इंफ्रारेड अलग, विजिबल लाइट अलग, सब के लिए फिजिक्स में अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस बने हुए थे। लेकिन जब ये पता चला कि ऑल दीज बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, देन वी डिस्कस एंड वी स्टडी ऑल दीज इन अ कॉमन टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सबसे पहले सन 1885 में मैक्सवेल इस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं बता पाए। वो यहाँ तक पहुँचे, डिस्प्लेसमेंट करंट बताया, प्रेडिक्शन किया उन्होंने कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन 1885 में हर्ट्स एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट पड़ा हुआ है। तो हर्ट्स ने प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। उन्होंने लेबोरेटरी में पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाया। और देखो, एक बात और भी है कि इन पर फर्दर आगे थ्योरी बनी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। इसमें एक थोड़ी परेशानी ये आती है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर रिसर्च किया जाता है तो ये रिसर्च के दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ह्यूमन ब्रेन के साथ साथ ह्यूमन बॉडी और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी इनका प्रभाव पड़ने लगता है। तो देखो, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर रिसर्चेज कम है। और क्यों कम है, उनका रीज़न यही है। अब जैसा एक्सरे है, अब मान लीजिए आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस दौरान एक्सरे आपकी बॉडी से पास हो रहा है तो यह हार्मफुल रे है, यह आपकी बॉडी से पास हो रहा है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि एक बार अगर हम एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे कराने के दौरान हमारे शरीर की इतनी हानि होती है कि उसको पूरा करने में शरीर को कभी कभी 8 से 12 महीने तक लग जाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें एक्सरे निकल रही है तो इट इज हार्मफुल फॉर यू। और
बहुत सारे अगर गामा रे निकल रही है तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हम लोग तो सिर्फ विजिबल लाइट ही देखते हैं, हमको तो सिर्फ इतना दिखता है कि हाँ वायलेट से लेकर के रेड तक हमको दिख रहा है, यही आप देखते हैं हमें तो। लेकिन इसके इधर अल्ट्रा वायलेट और इधर इंफ्रारेड ये भी तो है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये भी है, तो हम ये नहीं समझ सकते कि कहाँ पर कौन सी लाइट है। और दूसरी बात कि इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिले हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, आप लोग अपने गूगल पर सर्च करके देख भी लीजिएगा। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें आइंस्टीन की थ्योरी थी और निकोला टेस्ला ने डिवाइसेस तैयार की थी, और उससे जो रिजल्ट मिला था वो रिजल्ट ये था कि उन्होंने पूरी यूएस नेवी की एक शिप थी, उस पूरे शिप को ही उन लोगों ने गायब कर दिया था। अब आप दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं कि आपसे जो लाइट है वो आपसे रिफ्लेक्ट हो करके हमारे आँख की रेटिना तक पहुंच रही है। अगर कहीं से भी कोई हम तरीका ऐसा लगाएं कि जो लाइट आपसे टकरा करके आ रही है उसकी वेवलेंथ हम इस रेंज में ले जाएं कि ये इनको छोड़ दे, मतलब विबगयोर में ना आए, वायलेट से लेकर के रेड में ना आए, तो फिर आपसे टकरा करके जो लाइट लौटेगी वो हमें दिखेगी नहीं, मतलब आप हमें दिखेंगे नहीं, आप अदृश्य हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड कंटिन्यूसली हो रहे हैं, कैसे हम इनविजिबिलिटी गेन कर लें। अभी आप लोग सुनते होंगे स्टील्थ टेक्नोलॉजी के वेपन्स, जैसे स्टील्थ फाइटर प्लेन्स, क्या है, रडार उनको पकड़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उनसे रडार से निकलने वाले सिग्नल रिटर्न होकर के आते ही नहीं, वो या तो उन पूरे सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या तो उनको किसी और तरफ डाइवर्ट कर देते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा डेंजरस भी है। लेकिन हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हमें इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, लेकिन समझो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टार्टिंग मैंने बताया, और अब हम लोग इसमें फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, अब देख लो यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लो हमने क्या किया। यह एक हमने बैटरी ली, इस बैटरी से हमने इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया। इस कैपेसिटर को जब आप कनेक्ट करेंगे, इसकी को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव से इस पर जाएगा, नेगेटिव से इस पर जाएगा, इस पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब चार्ज स्टोर होगा तो जैसे जैसे इस पर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वैसे जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे घटती जाएगी। शुरुआत में बहुत तेज़ी से चार्ज फ्लो होंगे क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर धीरे धीरे ये रिपेल्ड करने लगेगा और यहाँ से चार्जेज कम जाने लगेंगे। एक समय जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तब यहाँ से जाने वाला कोई भी चार्ज नहीं रहेगा और उस समय इस वायर के थ्रू करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब मान लो कि इसी चार्जिंग के दौरान किसी इंस्टेंट टी पर इसमें करंट आई है तो मान लो इसी वायर के से r डिस्टेंस पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर r रेडियस का एक एम्पीरियन लूप बना देंगे। जैसे मान लो कि ये वायर है तो इसके चारों ओर इस तरह का हमने एक घेरा बना दिया, एक लूप बना दिया। अब इस घेरे पर हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है तो 0 डिग्री बन रहा है, तो वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो हमने लिख भी दिया है, लेट अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर थ्रू की के, when key is pressed, current flows through the wire and capacitor starts storing charge. As the charge and the capacitor grows, the current in the wire decreases, and when the capacitor is fully charged, the current stops flowing in the wire. Let I be the current at any instant, then magnetic field at a distance r from the wire can be obtained using Ampere circuit law. तो ये पूरा मैंने नहीं लिखा कि वी हैव ड्रॉन एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर, ये सब नहीं लिखा, डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि इतना आप लोग कर चुके हैं। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये बी डी एल के बीच में एंगल हर जगह 0 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये लूप जो आप ले रहे हैं इस लूप में हर जगह बी की डायरेक्शन है और डी एल की भी डायरेक्शन यही है, तो इसलिए इसमें हम क्या मानेंगे 0 डिग्री, तो म्यू नॉट आई हो गया ये। अब बी इंटू जब हम इसका पूरा इंटीग्रेट करेंगे मतलब इसका सरकमफेरेंस 2πr, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ हम एक काम करते हैं कि अब समझो कि इसी को हम मिला देते हैं इस कैपेसिटर के अंदर से हो करके, इस चीज़ को हम ऐसे मिला देते हैं। पूरा ध्यान से समझो इस चीज़ को।
अब ये देखो, इसको इस पूरे लूप का नाम दे देते हैं हम C1 और ये पूरे लूप को मान लेते हैं C2। अब यह क्या हुआ, अब समझो कि ये कटोरी है, एक ऐसे कटोरी है या एक आप टिफ़िन बॉक्स मान सकते हैं जिसका ये वाला हिस्सा खुला हुआ है, ये हिस्सा खुला है और जो बॉटम वाला हिस्सा है जिस पर पेंदी है वो इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रखा हुआ है। अब देखो, अब अगर हम इसके इस पॉइंट पर कहीं भी इस घेरे पर, उसका भी रेडियस आर ही है, जो हमने एक टिफ़िन बॉक्स लिया है, टिफ़िन बॉक्स का रेडियस भी आर है, और उसको क्या किया कि यहाँ कैपेसिटर का प्लेट है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रख दिया है और इसको यहीं पर ले आए फिर से। अब जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो क्या होगा, इस कटोरी के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, तो चूंकि इसकी लीड तो इसकी जो बॉटम है यहाँ है और इसके अंदर से तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, यहाँ से तो इसका कोई कांटेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब कि हमको इसके घेरे पर कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ही नहीं। तो अब हम लोग इसको भी लिख लेते हैं कि जब हम C1 को C2 से कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है। When loop C1 is connected to C2 in the form of a tiffin box, then using एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर C1, अब C1 के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो देखो, यहाँ से जो वैल्यू आती है ये क्या आती है, यहाँ से आपको फिर से वैल्यू मिलेगी B.dl, वही चीज़ वैल्यू मिला, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख भी देना, बिकॉज देयर इज नो करंट, because there is no current between the capacitor plates. अब देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक ही जगह पर इक्वेशन 1 से उसी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड मिला और दूसरे तरीके से हमने मेजर किया तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला, जबकि पॉइंट हम जगह नहीं चेंज किए, जगह वही है, वायर से आर डिस्टेंस पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यह जो हमको इनकन्सिस्टेंसी मिल रही है, जो विसंगति मिल रही है, यह इसलिए मिल रही है क्योंकि हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती एम्पियर सर्किटल लॉ में है, इसीलिए यह हमको इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। तो इस बात को लिख लेते हैं। व्हेन इसमें लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी फाइंड दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट आर when measured through one method and there is no magnetic field at the same point when measured through another method. Hence Ampere's law is logically inconsistent. अब देखो, इस इनकन्सिस्टेंसी को कैसे मैक्सवेल ने इम्प्रूव किया, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि जिस टाइम की ये घटना है, जिस टाइम पर उसमें करंट आई फ्लो हो रहा था वायर में, उस टाइम पर कैपेसिटर के प्लेट पर कुछ चार्ज भी तो इकट्ठा हुआ होगा। मान लो कि वह चार्ज था Q, उस समय उस पर चार्ज Q है। लेट Q इक्वल टू चार्ज एंड कैपेसिटर प्लेट एट द गिवन इंस्टेंट एंड A इक्वल टू एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर E इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। ये फार्मूला हम लोग चैप्टर नंबर 1 में डिराइव कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। Q की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट E इंटू A। और देखो, E इंटू A की वैल्यू आप पहले से जानते हैं कि ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ से कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी। देखो, करंट की वैल्यू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब dq बाई dt। तो देखें, करंट I इज इक्वल टू
करंट थ्रू सरफेस C2 इज गिवन बाई, इस करंट को हम लोग एक अलग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसको ID नाम देते हैं। ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ/dt, ये हो जाएगा d/dt ऑफ, देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए, तो एप्सिलॉन नॉट में तो चेंज होना नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट और E इंटू ए हो जाएगा फाई, तो d फाई E, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, d फाई E/dt। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आई कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, देयर इज नो कंडक्टर, लेकिन उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो वैरी हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर एक बराबर चार्ज नहीं रहता। अभी कुछ है, फिर बढ़ता गया, एक जगह जाके कंसिस्टेंट होता है, लेकिन इस दौरान इस पर चार्ज बढ़ रहा है, इस पर भी चार्ज बढ़ रहा है, बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने से फ्लक्स बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से भी एक करंट बनता है, और इसी करंट की वजह से हमको उन दोनों प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो देखो जहाँ पर वायर है वहाँ कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जिस जगह पर वायर नहीं है उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द करंट करेस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, या यही डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसके लिए हमको इतनी बड़ी चीज़ें आपको समझानी पड़ी। अब मैं ये डेफिनेशन एक लाइन में पहले ही बता सकता था आपको, कोई ज़रूरत नहीं थी ये पूरा आपको समझाने की, लेकिन इससे ये रहेगा कि आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि हाँ ये कहाँ से आया। तो इसलिए मैंने आपको इनकंसिस्टेंसी भी समझाई एम्पियर सर्किट लॉ की, और उसके बाद से आपको डिस्प्लेसमेंट करंट भी समझाया। अब ये दोनों चीज़ें जान लेने के बाद अगली चीज़ जो जाननी बची है वो ये है कि हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट करंट से एम्पियर सर्किट लॉ को कैसे इम्प्रूव करते हैं। अब यहाँ से मैक्सवेल्स मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, इसको कुछ लोग एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट I+ID इन्होंने कह दिया। अब देखो I+ID का मतलब ये हो गया, I कंडक्शन करंट, मतलब जहाँ पर वायर कंडक्ट कर रहे हैं उन जगह पर ये कंडक्शन करंट होगा, जहाँ वायर नहीं होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, जहाँ पर ये कंडक्शन करंट होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहाँ कंडक्शन करंट जीरो, मतलब दोनों का सम आपको हर जगह एक ही मिलेगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट को एप्सिलॉन नॉट d फाई E/dt हम लिख सकते हैं। अब फाई की वैल्यू है E इंटू ए, जैसा यहाँ मैंने बताया E इंटू ए। अब इसमें से जनरली हम एरिया तो बदलते नहीं हैं, तो अगर एरिया नहीं बदल रहे हैं तो एरिया कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस वेरिंग टर्म, तो यहाँ पर dE/dt भी लिखा जा सकता है, दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरिया बदलती है तो फ्लक्स बदलता है, इसीलिए ये टर्म भी लिखा गया है। बोथ आर करेक्ट। दिस इज द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अब इसमें अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, द करंट थ्रू द वायर इज कंडक्शन करंट, दैट इज I, and when and at the wires displacement current is zero, but between the plates of capacitor there is no conduction current, that is I equal to 0, and displacement current exists। तो ये पूरा हो जाएगा। आइए आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैं भी अपनी ही लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो इसलिए ये आप अपना आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ये दो लाइनें अगर ज़रूरी समझते हैं। अब बाकी दिस इज एम्पियर सर्किट लॉ इन द मॉडिफाइड फॉर्म गिवन बाय द मैक्सवेल। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशन। देखो इसमें क्या है, ये बेसिक लॉ जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के थे उन्हीं बेसिक लॉज को लेकर के मैक्सवेल ने अपने एक कलेक्शन बनाया। मतलब इन्होंने सभी को अपने से डिफाइन नहीं किया, बल्कि ऑलरेडी सभी इक्वेशंस डिफाइंड थे, बस उनको एक जगह कलेक्ट करके और उसमें अपना भी कुछ इम्प्रूवमेंट ऐड करके उन्होंने बताया कि दीज आर द फंडामेंटल इक्वेशंस नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी।
अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये मैक्सवेल के इक्वेशन उसी तरह से हैं जैसे कि न्यूटन के इक्वेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए हैं, उसी तरह से ये मैक्सवेल ने इक्वेशन बनाए थे। तो उन्होंने अपने इक्वेशन को बनाने के पहले ये बता दिया था कि ये इक्वेशन तब वैलिड हैं जबकि कोई भी डाई इलेक्ट्रिक या कोई मैग्नेटिक मटेरियल न हो, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एनी डाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मटेरियल उन्होंने ये अपने इक्वेशंस दिए। अब बात करते हैं इक्वेशंस क्या थे। पहला तो उन्होंने यही बताया गॉस लॉ, जो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़े हुए हैं, और वो गॉस लॉ आपने पढ़ रखा है E डॉट डी एस, ये वैल्यू होती है E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप पढ़ चुके हैं, ये गॉस लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, यहाँ से हमको पूरा बात समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सोर्स क्या है, चार्ज है, और ये जीरो अगर होता तो इसका मतलब कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज्ड लूप बनाती। क्लोज्ड लूप का मतलब यहाँ से चला यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से आया फिर यहाँ ख़त्म हो गया, तो ये मान लिया जाता कि ये क्लोज्ड लूप है, जहाँ से चल रहा है वहीं वापस आ रहा है। तो यह अगर क्लोज्ड लूप होता तो इसका जो लाइन इंटीग्रल है ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाती, तो ये नहीं है, जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं। क्लोज्ड लूप नहीं बनाते मतलब एक जगह से स्टार्ट होते, एक जगह पर एंड होते हैं, प्लस से स्टार्ट हुआ, इस पर एंड हुआ, और फिर यहाँ से वापस ऐसे नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से एक ही जगह से चलेगा। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसका होता है, ये इसमें बताया गया। और यहाँ से एक बात और भी समझ में आ गई कि इसका एक, अगर हम आइसोलेटेड पोल की बात करें, एक जैसे चार्जेस को पॉजिटिव निगेटिव को हम पोलरिटी बोलते हैं, और नॉर्थ साउथ को पोल्स बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं, तो इसमें एक आइसोलेटेड चार्ज पॉसिबल है, एक आइसोलेटेड चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप में नहीं है। अगर क्लोज्ड लूप में होता तो आइसोलेटेड पॉसिबल न होता, अलग अलग पॉजिटिव निगेटिव पॉसिबल न होते। तो ये तीन बातें इससे पता चली। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये ऑलरेडी नोन है, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा ये क्लियर हो गया। दूसरा, उन्होंने दूसरी जो चीज़ बताई वो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को उन्होंने बताया। सिर्फ उन्होंने इसको B कर दिया, इसको ds इक्वल टू 0। यहाँ से ये बात तुरंत समझ में आती है कि यह अगर इसका इंटीग्रल 0 है तो इसका मतलब कोई भी क्लोज्ड पाथ है या कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, तो उससे जितने मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंटर कर रहे हैं उतने ही वहाँ से बाहर भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि ये 0 है, मतलब कि ये एक क्लोज्ड लूप बनाता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे किसी मैग्नेट से जो निकलते हैं, ये नॉर्थ साउथ है, तो आपको मालूम है नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलेगी, साउथ में इंटर करेगी, और फिर साउथ से नॉर्थ चलेगी मैग्नेट के अंदर, मतलब इट फॉर्म क्लोज्ड लूप। और अगर ये क्लोज्ड लूप बना रही है तो इसका सीधा मतलब ये भी होता है कि ये जब एग्जिस्ट करेगा तब दोनों के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। अब अगर ये क्लोज्ड लूप ना होता तो एक हम अलग कर देते, दूसरा अलग कर देते, जैसे इसमें था कि सेपरेट चार्जेस कैन एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर आप कैसे इसको अलग करेंगे, तो क्लोज्ड लूप है। तो सेपरेट पोल्स या आइसोलेटेड पोल्स या फ्री पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट। फ्री मैग्नेटिक पोल्स आर आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर एक भी बात ये भी समझ में आ गई कि ये एक क्लोज्ड लूप बनाता है। या तो हो गया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात। अब तीसरा लूप, तीसरा इसमें देखो जो उन्होंने लिया वो फैराडे का जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो वहाँ से उन्होंने क्या बताया था, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, और ये फाई कौन सा, मैग्नेटिक, ये आपने पढ़ रखा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये EMF है। EMF का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन है। यह बात फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन से ही हमको समझ में आ गया था, और लेकिन बाद में वेरीफाई किया था इसको मैक्सवेल ने। तो ये बात समझ में आ गई कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये बात इससे समझ में आ गई। चौथा इक्वेशन उन्होंने लिया और उसको वही इक्वेशन था जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, जिसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था, जिसको हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, वेयर आई सी इज कंडक्शन करंट, आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो आई सी का मतलब आप जानते हैं कंडक्शन करंट, वह करंट जो वायर से होकर के फ्लो होती है, और आई डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब कि किसी भी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में या कहीं भी जहाँ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज आल्सो सेम एज द करंट। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो उस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम करंट ही मानते हैं। एंड टाइम वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो बिहेव्स एज करंट एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसी से हमको समझ में आया कि वहाँ करंट है, क्योंकि इसके चारों ओर तो करंट बनेगा ही। लेकिन अगर हम यहाँ पर निकालते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड पाते हैं, मतलब यहाँ करंट है। करंट कैसे पैदा हुआ? ड्यू टू द टाइम वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो टाइम वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन प्रोड्यूस displacement current, and this current is absent everywhere there is a conduction current। जहाँ भी कंडक्शन करंट है वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट करंट है वहाँ कंडक्शन करंट जीरो। ये आपको समझ में आ गया। ये 4 इक्वेशंस हैं, इनको हम लोग लिख लेते हैं। Maxwell's equations. These are the basic laws of electricity and magnetism in the form of 4 fundamental equations known as Maxwell's equation. In the absence of any dielectric or magnetic material, the 4 Maxwell's equations are as follows. Number 1, Gauss law in electrostatics. ये Gauss law क्या है? इसको नेगेटिव में समझ लेना, ये मैंने डैश दिया है। E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बताता है? It represents that charge is the source of electric field and the electric field lines do not form continuous closed path, and it predicts that isolated charge exist। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट, एक से दूसरे को मिलाया जा रहा है, लेकिन एक क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट करता मतलब कि वो हमेशा बंधा हुआ ही रहता, पॉजिटिव निगेटिव बंधा हुआ रहता अगर क्लोज्ड लूप में रहता तो। बट देयर इज नो क्लोज्ड लूप, एंड क्लोज्ड लूप का न होना ये बताता है कि यहाँ जीरो नहीं है। जीरो होता तो वो क्लोज्ड लूप हो जाता, क्योंकि हम जहाँ से चले फिर वहीं पहुँचा, मतलब जीरो। तो ये चीज़, तो इस बात को आप समझ लिए होंगे। दूसरा है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। अब देखो आपको मालूम होगा कि मैग्नेट तो हमेशा डाईपोल में ही एग्जिस्ट करता है, मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ से हमको ये बात समझ में भी आ जाती है, ये लॉ भी आपको बता रहा है। इट रिप्रेजेंट दैट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप, दैट इज आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स लिखना चाहिए था, आप पढ़ा लेना। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये यहाँ से हमको समझ में आ गया। नाउ मूव टू द थर्ड इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ भी ई डॉट डी एल इक्वल टू ई, मतलब ई एम एफ है, एंड ई एम एफ कैन बी रिटन एज ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी एस। और इसका बी डॉट डी एस का क्या मतलब होता है? बी डॉट डी एस का मतलब ये सरफेस इंटीग्रेशन है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ वेरिएशन जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेज अ करंट और ई एम एफ प्रोड्यूसेज एन ई एम एफ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फ्लक्स। इट रिप्रेजेंट दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी बात पर हम लोग चलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस, या आई डी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इट रिप्रेजेंट दैट कंडक्शन करंट एज वेल एज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक।
मतलब एक कंडक्शन करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसीलिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, इसलिए दोनों सेम हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और करंट बोथ आर सेम, इसीलिए इसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, बिकॉज द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसेज द नीड ऑफ करंट। तो ये हो गया 4 इक्वेशंस। दीज आर द 4 फंडामेंटल इक्वेशंस फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।